बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का दूसरा पॉइंट है ये। पहले हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। एब्जॉर्प्शन में ये था हमारे पास कि कोई भी हमने ड्रग ली है, वो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ब्लड सर्कुलेशन में आना, इसको हम कहते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि जब वो ड्रग हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई है, उसके बाद उसका दूसरे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। एब्जॉर्प्शन की तरह इसके अंदर भी हमारे पास फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें आ जाती हैं, जिसके ज़रिए से ये डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसके ऊपर भी कुछ फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं जो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कम या ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमें दी हुई है बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड फ्लो। इसके अलावा हमारे पास टिश्यू बाइंडिंग भी आ जाती है, और भी फैक्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अनआयनाइज्ड हमारे पास ड्रग्स होती हैं, वो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होती हैं, इसलिए उनकी एक तो एब्जॉर्प्शन भी आसान होती है और उसकी वजह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल बैरियर। ये हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास ड्रग पहुंच गई है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा जो हमारे पास होता है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके साथ जाके हमारे पास ड्रग बाइंड कर जाती हैं, यानी कि उनके साथ जाके अटैच कर जाती हैं। अब हमारे पास 2 टाइप की ड्रग्स होती हैं, एसिडिक ड्रग्स और बेसिक ड्रग्स। एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो मोस्टली एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं, जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं। कुछ ड्रग तो हमारे पास बाइंड कर जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास फ्री और अनबाउंड ड्रग्स होती हैं ना, यानी कि जो बाइंड नहीं की होती, वही सिर्फ हमारे पास अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जो बाइंड ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास एज अ रिजर्वायर, यानी कि स्टोरेज का काम देती हैं। जब हमारे पास ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट ड्रग ख़त्म हो जाएगी, तो जो हमारे पास स्टोर्ड बाउंड ड्रग है वो रिलीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग के साथ इन प्रोटीन की बाइंडिंग है वो भी डिपेंड करती है ड्रग टू ड्रग। कुछ ड्रग्स हैं जो 100% बाइंडिंग देते हैं और कुछ ड्रग्स हैं जो बिल्कुल बाइंड नहीं करते, वो फ्री फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास एग्जांपल दी हुई है वॉरफ्रिन। हमारे पास वॉरफ्रिन जो है वो 99% प्रोटीन बाइंडिंग है, जबकि लिथियम 0% है, जिसका मतलब है कि वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। हमारे पास अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, यानी कि अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ जो फ्री फॉर्म या अनबाउंड ड्रग प्रेजेंट होगी वही हमारे पास अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, जबकि जब इस फ्री जो ड्रग हमारे पास प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उसका लेवल जब ड्रॉप होगा तो जो हमारे पास बाउंड ड्रग हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है वो रिलीज़ हो जाएगी, और वो हमारे पास जो लेवल डाउन गया है उस लेवल को मेनटेन कर देगी दोबारा से। इसके अलावा ये जो प्रोटीन बाइंडिंग है ये हमारे पास स्टोरेज का भी काम करती है, रिजर्वायर का काम करती है। ये हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देती है, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा देती है। अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ होती है कि हम डिफरेंट ड्रग्स देते हैं। अगर हम पेशेंट को एक साथ दे दिए हमने, तो ऐसा होता है कि वो जो ड्रग्स होती हैं ना वो सेम बाइंडिंग साइट के लिए कम्पीट करना शुरू कर देती हैं कि हमने इसी एक बाइंडिंग साइट पे अटैच होना है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है इंडोमेथासिन की, जो कि हमारे पास वार्फरिन को डिस्प्लेस कर देती है और जिसकी वजह से वार्फरिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे पास फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास क्रॉनिक रेनल फेलियर और क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होती हैं, उनकी वजह से हमारे पास हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो एल्बुमिन का लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर प्रोटीन बाइंडिंग भी ड्रग की कम हो जाती है। एल्बुमिन हमारे पास क्या है, प्रोटीन है जो एसिडिक ड्रग्स को मोस्टली बाइंड करती है। वो हमारे पास कम हो जाएगी तो ड्रग फिर किसके साथ जाके बाइंड करेगी, जब बाइंड नहीं करेगी तो हमारे पास फिर स्टोर नहीं हो पाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग में हमारे पास क्या होता है कि कुछ ड्रग्स हमारे पास कुछ टिश्यूज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि टिश्यूज़ के साथ जाके बाउंड कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल एफिनिटी होती है कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि उसके साथ जाके बाइंड कर सकते हैं। लेकिन टिश्यू बाइंडिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एलिमिनेशन डिले हो जाती है ड्रग की, और उसकी वजह से हमारे पास फिर एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास एज अ रिजर्वायर यानी कि ड्रग की स्टोरेज में भी हेल्प करता है टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू के अंदर जाके हमारे पास ड्रग स्टोर हो जाती है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं ना हमारे पास, वो ज़्यादातर एडिपोज टिश्यूज़ में जाके हमारे पास बाउंड करती हैं उन टिश्यूज़ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होना, एक दफ़ा होगी उसके बाद दोबारा से। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग देते हैं आईवी या फिर इनहेलेशन के ज़रिए से, वो हमारे पास रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाती है डिफरेंट टिश्यूज़ में, जैसे कि ब्रेन, हार्ट और किडनी में आराम से वो हमारे पास पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। पहले तो हमारे पास मेन जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं उनके पास पहुंच गई, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, दोबारा से ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो हमारे पास लेस वेस्कुलर मसल्स हैं ना, यानी कि जिनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं कम प्रेजेंट हैं जिन मसल्स में, वहाँ पे दोबारा से जाएगी। एक दफ़ा जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो जो हमारे पास मेन वेसल्स हैं या मेन टिश्यूज़ हैं वहाँ तक जाएगी, और जब दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो जो लेस वेस्कुलर हमारे पास मसल्स हैं वहाँ पे जाएगी हमारे पास ड्रग। ये फॉर एग्ज़ाम्पल फैट और जो मसल्स होते हैं हमारे पास, वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रग का एक्शन है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की। जो यहाँ पे बताया गया है वो है थायोपेंटल सोडियम। ये एक एनेस्थेटिक है जो कि एनेस्थीसिया इंड्यूस कराने के लिए हेल्प करता है। जब हम ये एनेस्थेटिक देते हैं तो ये 10 to 20 सेकंड लेता है और अपना असर दिखा देता है, लेकिन जब हमने ये दे दिया, इसने अपना असर दिखा दिया, उसके 5 से 15 मिनट के बाद ये अपना इफ़ेक्ट रोक देगा, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ड्रग की। क्योंकि एक दफ़ा तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसने अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद फिर उसका इफ़ेक्ट इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ड्रग की वहाँ पे प्रेजेंस कम हो गई, वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई और दूसरी जगह पे चली गई। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे पास जो ब्रेन की कैपिलरीज होती हैं ना, उनके अंदर हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर पोर्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनके दरमियान में टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। पोर्स की एब्सेंस की वजह से उनके दरमियान में टाइट जंक्शंस होते हैं। अब वहाँ पे हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल्स हैं और जो हमारे पास ग्लायल सेल्स हैं वो हमारे पास इन कैपिलरीज़ को इन्वेलप करते हैं और हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं और जो अनआयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, सिर्फ वही हमारे पास इस बैरियर को क्रॉस करके आगे जा सकती हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ कंडीशन सच एज हम मेनिंजाइटिस कह सकते हैं हम, क्योंकि इन्फ्लेमेशन मेनिंजेस को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। उस केस में हमारे पास जो ड्रग्स हैं जैसे पेनिसिलिन, वो हमारे पास वहाँ से परमिएबल यानी कि वहाँ से पास कर सकती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, सिर्फ इस केस में। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो बैरियर होता है ना वो वीक होता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है सीटी जोन की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, जहाँ से हमारे पास वो उन कंपाउंड्स को अलाउ करता है कि वो वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएं, कि वहाँ पे इतनी स्पेस होती है कि वो वहाँ से डिफ्यूज़ करके आगे बैरियर क्रॉस कर जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसेंटल बैरियर। जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं जो कि हमें पता है कि इस सेल को क्रॉस करके आगे जा सकती हैं, तो वो इजीली हमारे पास प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती हैं। लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो लेस परमिएबल होती हैं, यानी कि वो आसानी से पास नहीं कर सकती। जो ड्रग्स प्रेग्नेंट कोई फीमेल या प्रेग्नेंट मदर लेती है तो उसका इफ़ेक्ट या उसका जो अनवांटेड इफ़ेक्ट है वो उसके फीटस पे हो सकता है। इसलिए हमेशा जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको कहा जाता है कि डॉक्टर्स से कंसल्ट किए बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए उनको। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली वो कहता है कि जो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर
कंसंट्रेशन प्रेजेंट है ना किसी भी ड्रग की, उसको अकोमोडेट करने के लिए वो वाला वॉल्यूम जो कि पूरी ड्रग की इंटायर अमाउंट को अकोमोडेट करता है, वो हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो हमारे पास इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है। प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ड्रॉप तो नहीं हो गई या कहीं दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो गई बार बार ड्रग की, तो इसके लिए हम ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। इसका एक फार्मूला भी है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है ड्रग की और प्लाज्मा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है उस ड्रग की, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो इस हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अगर हम फार्मूले से इसको डिफाइन करें तो इस हमारे पास ये आ जाएगा कि बॉडी के अंदर हमारे पास ड्रग की कितनी अमाउंट है अगर हम उसको कंपेयर करें प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम एग्जांपल के तौर पे देख लें कि हमने अगर किसी पेशेंट को 500 मिलीग्राम 500 mg की ड्रग दी है और हमारे पास 10 mg प्लाज्मा कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंटली यानी कि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन आ रही है, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 50। इसके अलावा जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज है ना, ये हमारे पास क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। अगर हमारे पास पॉइजनिंग हो जाए तो हम ज़्यादातर हीमोडायलिसिस करते हैं या कोई उनको मेडिसिन ऐसी देते हैं जिससे कोई पेशेंट वॉमिट कर दे, लेकिन हीमोडायलिसिस भी होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दें जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज हो, जैसे कि पैथेटीन है, तो वो हीमोडायलिसिस के ज़रिए से आसानी से रिमूव नहीं हो सकती। तो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग।